नहीं था डिस्कस करनी है आप हाँ जी सिंगल पर थर्ड आल्सो ओके ये वजह बड़ा ना टिपिकल सा क्वेश्चन है इसका हुआ है क्या हो गया देखो क्वेश्चन क्या है कि पहले जो मिरर्स हैं वो टी डिस्टेंस अपार्ट है ना आपको कहा है कि पार्टिकल के बीच में बाउंस बैक कर रहा है ये इनके साथ जा रहे हैं और पार्टिकल इसके लिए 3D और मिनट्स और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही तो देखो मान लेते हैं जो सबसे पहले पार्टिकल यहाँ पे वो ये राइट साइड वाले मिरर को हिट करने लगा है लेट्स कॉल इट ड्रिफ्ट 1 क्या निकालना है हमें हाउ मेनी ड्रिफ्ट्स एट टोटल डिस्टेंस ड्रिफ्ट 1 में बच्चों उसको कितना टाइम लगेगा वो इधर को जा रहा है विद स्पीड टीवी और उधर से लगा रहा है विद स्पीड वी बताओ d by 4v जो टाइम लगेगा मानते हो और इतने टाइम में अब मिरर्स कितना आगे बढ़ रहे ये d by 4 आगे बढ़े अब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया यहाँ से वो वापस जा रहा है ड्रिफ्ट 2 इसमें टाइम कितना लगा अब ये डिस्टेंस बचा कितना बचा इसमें कितना टाइम लगेगा ड्रिफ्ट 2 के बाद बच्चों ये मिरर्स कितना आगे पहुंच गए और ये d by 8 बढ़ गया आगे उधर से भी d by 8 बढ़ गया कितना बचा d by 4 बचा अब यहाँ पे आगे पार्टिकल यहाँ से इधर जाना है 50 क्या टाइम अब ये कितना बचा d by 4 4 भी तो ये बन गया d by 6 तो ऐसे हमने 3 केसेस करके हमें प्रैक्टिस समझा गया 2 के लिए इट वाज टू अर्ली बट 3 के लिए क्लियर हो गया कि भाई ये किस टाइप का टाइम बन रहा है हर बार टाइम हाफ होता जा रहा है ना हर ट्रिप के बाद जो टाइम लग रहा है वो हाफ है बेसिकली अब हम चाहते हैं कि बिफोर द मिरर्स रन इनटू ईच अदर कितने ट्रिप्स हो जाएंगे वो कैसे निकालोगे कैसे टाइम हमेशा कुछ ना कुछ तो रह रहा है ना मतलब अगली ट्रिप पे टाइम d/32 हो जाएगा फिर 64 फिर करते करते बेसिकली जब मिरर्स बिल्कुल पास आ गए तब टाइम वो टाइम 0 इस पैटर्न के हिसाब से कब जाके होगा राइट तो इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 8 सेकंड
और अगर हमें निकालना हो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो कैसे निकालो? जैसे फर्स्ट स्टेप में तो जो डिस्टेंस कवर्ड कितना था? सभी को टी शर्ट मिल गया? सभी को एक एक मिला या दो दो? ठीक है, जिनको दो दो मिल गया कोई बात नहीं, जिनको एक एक मिले हैं वो आप लोगों की सब साइज ठीक है, ले लेना, ठीक है ना? तो आप हर ट्रिप के अंदर डिस्टेंस निकाल सकते हो कितना कितना कवर हो रहा है, तो वो इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, उसका सम निकाल लोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? डिस्टेंस फ्रॉम क्रिएटिव वेलोसिटी को वो छोटा वेलोसिटी। हाँ वो तो इसके बिना भी सीधा भी निकल सकता है। सीधा कैसे निकालोगे बस वो डिस्टेंस? शॉर्टकट से नहीं, उससे क्या आपको फायदा होगा? जैसे मान लो हाँ, मतलब बेसिकली डिस्टेंस निकालने का रिलेटिव भी क्यों लगा रहे हो? हाँ मतलब कि आपको ये पता चल गया कि दोनों मिरर्स कितनी देर में एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, d/2 भी, वो तो सीधा ही है। तो d/2 भी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मतलब tv into d/2 भी उससे हो जाए, आया समझ? तो बच्चों ये ना मतलब अगर ऐसा ये क्वेश्चन है या कोई भी और इस टाइप का बन सकते हैं, इनमें क्या तरीका है? लिखते जाओ, 2-3 केसेस बनाओ, अपने आप एक पैटर्न बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक मिरर को हमने एक मिरर के फ्रेम में लिया, दूसरा उसकी तरफ 30 से आ रहा है और जो पार्टिकल है वो 40 से जा रहा है, तो पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है तो इंफिनिट ट्रिप्स हो रहे हैं। हाँ आगे बच्चों, बी पार्ट मल्टीपल। थर्ड में क्या करो? मतलब देखना तब से है जब दोनों हवा में है, और कब तक जब एक पहुंच गया, जब दोनों हवा में आ गए उसके बाद। हाँ फोर्थ में नहीं, ये मतलब वो क्लोजेस्ट टाइम वाले टाइम की बात करें, क्लोजेस्ट अप्रोच कि क्लोजेस्ट कितने टाइम में पहुंचते हैं फोर्थ में। फिफ्थ भी ये सेम ही है ना, मल्टीपल वाला। फिफ्थ सिक्स्थ क्या? हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है? देखो पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करके, वो क्या बन गया? प्लस कॉस ओमेगा टी जेकर, ऐसे आ जाए? नहीं, अंदर माइनस आएगा, ऐसा आएगा। अगर मैं मतलब माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा। तो हाउ विल यू चेक ए एंड बी ऑप्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर तो डॉट से चेक हो गया, पैरेलल कैसे चेक होगा? कोफिशिएंट्स चेक कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लगाना लंबा में? आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स की रेशियो याद है? टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 c1 by c2। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई उसमें? अगर आप पैरेलल चेक करोगे कोफिशिएंट्स तो अगर हम वेलोसिटी एंड पोजीशन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सीधे थीटा 90 नहीं, वो तो ठीक है, मतलब मैं वैसे समझा रहा हूँ, इसमें तो परपेंडिकुलर आ गया, बात खत्म हो गई। बट वैसे पैरेलल चेक करने का क्या तरीका है कि
आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को आप रेशो अगर इक्वल है तो उससे पैरेलल चेक होता है। क्या ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब सी पार्ट की डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन या डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब ये कैसे चेक होगा बच्चों? ओरिजिन का होता है ओ पे, है ना। अगर हम कह रहे हैं, देखो मैं एक फिगर बनाता हूं, ये पार्टिकल है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, राइट। वेलोसिटी वेक्टर कहीं को तो है जो हमें पता नहीं अभी क्या डायरेक्शन है। हमें अगर देखना है डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका क्या मतलब है कि वो वेलोसिटी वेक्टर कैसे होना चाहिए? इस तरह, मतलब कैसे चेक होगा? आर के पैरेलल ही हो गया। बट अब ये ध्यान रखना है, देखो एक ऑप्शन तो ये है डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, दूसरी ऑप्शन है ऐसे अवे फ्रॉम ओरिजिन। पैरेलल तो ये दोनों ही है। आप एग्जैक्टली कैसे चेक करोगे कि वो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट तो दोनों में 0 आएगा, बट एक पैरेलल है और एक एंटी पैरेलल है ना। ये चेक कैसे होगा? cos थीटा कौन सा होगा? हाँ ठीक कह रहे हो, बट हो सकता है कि आपका वो जो वैल्यू आए वो आई जनरल टर्म्स में, तो आपको पता ही ना चले एकदम देख के। देखो अगर तो सीधा सीधा ही, देखो एक केस में अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, उसका क्या मतलब हुआ? आपको क्या चेक करना है? इट इज एज गुड एज सेइंग कि क्या आर वेक्टर जो है वो वी वेक्टर के पैरेलल है या नहीं, isn't it? अगर तो आर वेक्टर वी के पैरेलल ही आ गया कोफिशिएंट्स मैच करके, तो फिर तो अपने आप वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन हो ही गया, मानते हो? और अगर अब ये चेक करना है कि वो टुवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं है, वो कैसे चेक करोगे? हाँ मतलब एंटी पैरेलल की कंडीशन क्या होगी? जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आई कैप जे कैप दोनों पॉजिटिव है, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में तो आई कैप जे कैप दोनों नेगेटिव, स्लोप तो दोनों में सेम है, साइन। मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए बच्चों, सोचो अगर देखो आर वेक्टर जो है आपका, ये इसकी कंडीशन क्या होती है पैरेलल की? पैरेलल की कंडीशन ये है ना कि आप ये कह रहे हो कि जो आपका आर वेक्टर है दैट इज इक्वल टू सम k टाइम्स v वेक्टर, है ना, फिर पॉजिटिव k। अगर आप डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन कहना है तब तो k को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन है तब क्या होना पड़ेगा? तब आपका r जो है वो माइनस k टाइम्स v वेक्टर होना पड़ेगा, है ना। मतलब कि माइनस k टाइम्स v वेक्टर कह लो, या जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए ऐसे कर। क्या ये बात समझ आती है कि उसका मतलब ये बन गया कि वो ऑपोजिट? एक बार सोच लो ध्यान से, अभी पूछ लो, नहीं तो फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछने लगा हूं, उसमें अटक जाओगे पक्का। हमारे केस में तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे केस में तो सी और डी आंसर दे ही ना, वो तो बात ही खत्म हो गई। बट मैं स्टिल चेक करवाने के लिए आपको मेथड की बात हो रही है कि कैसे देखना है। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो गया तो सीडी ऑप्शंस का तो मीनिंग नहीं बचा, है ना। बट स्टिल हाउ डू वी चेक, वो सीखते हैं हम। हाँ वो दिया होना चाहिए डब्ल्यू, करेक्ट। और बच्चों आप सबको क्लियर है? मैं पूछने लगा हूँ क्वेश्चन, उसमें चेक होएगा जो मैंने अभी पढ़ाया। हाँ देखो, बाद में बताना कि क्वेश्चन नहीं हुआ। जैसे मान लो आर वेक्टर ऐसे है तो बी वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर। वी वेक्टर तो वहीं पे ही बनेगा ना जहाँ पे आर वेक्टर खत्म हो रहा है, पार्टिकल तो वहीं पे है।
बोलो, दे दूं क्वेश्चन? पक्का? पक्का? ओके, रिपीट दिस क्वेश्चन, बस वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन पे निकाल दो एबीसीडी पार्ट, देखो क्या आंसर सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन समझ गए? अच्छा, इनमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी रहती है पैरेलल को लेके, मतलब कि जो एंटी पैरेलल है उसको पैरेलल बोलना है कि नहीं बोलना। समझो कि अगर एंगल 180 है तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 है, शुड वी कॉल देम पैरेलल और नॉट? लाइन में तो चक्कर नहीं पड़ता, वेक्टर्स में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो वो एंटी पैरेलल है ना, मतलब उनको पैरेलल नहीं कह सकता। वो मतलब ऑपोजिट हो गया ना, वो एक वेक्टर इधर को एक दूसरी तरफ पॉइंट कर रहा है, अगर एंगल 180 मतलब ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आप 180 पे पैरेलल मत बोलो, 180 पे हमें एंटी पैरेलल कहना चाहिए, पैरेलल कहना गलत है। अभी आप जो आंसर दो मुझे उसी हिसाब से दो। हाँ, तो आएगा ही ना, उसकी तरफ एग्जैक्टली उसके पास से
इसमें बेसिकली क्वेश्चन था उसमें टेंजेंट एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन अभी आ गया सर्कुलर मोशन। हाँ जी बच्चों, जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे क्या आती है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो आई कुड सी कि आप में से कुछ लोगों ने स्टिल डॉट प्रोडक्ट निकाला हुआ था, जरूरत ही नहीं थी। अगर आप डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते हो और आपकी एक्सेलरेशन इस फॉर्म में आ गई तो और तो कुछ करना ही नहीं। अगर ऐसे आ गई ओमेगा स्क्वायर इज पॉजिटिव, बाहर एक नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज कि A is opposite to R, isn't it? क्या मैं बिना कुछ किए ये बोल सकता हूँ? अगर ये आ गया इसका मीनिंग क्या हुआ? तो A ऑप्शन नहीं आएगी, जो मैंने अभी समझाया उसके हिसाब से A नहीं आएगी, ठीक है। और B नहीं आएगी, कौन सी आएगी? C आ जाएगी। It is directed towards the origin. It is opposite to R. सर अगर हमारे वो पैरेलल आ जाते हैं तो फिर तो हम नहीं कह सकते ना कुछ की डायरेक्टेड टुवर्ड्स में नहीं कह सकते क्योंकि अगर हम उसको ऐसे देते हैं ग्राफ को तो वो अवे हो जाता है, लेकिन अगर हम आर वेक्टर ऐसे देते हैं तो टुवर्ड्स नहीं, A भी तो फिर वहीं कोई बनता ना। अगर मान लो आपका R ऐसे आया तो A भी तो इसी पॉइंट पे इधर को आया ना। एक बात समझो, एक्सेलरेशन वेक्टर कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे पार्टिकल है। अगर मैं R वेक्टर ब्लैक से दिखा रहा हूँ तो मेरा पार्टिकल मतलब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो मैं उसकी एक्सेलरेशन किधर को दिखाऊंगा? इधर को ही दिखाऊंगा ना, तो स्टिल अवे फ्रॉम हो गया अगर वो होता तो। इस केस में तो टुवर्ड्स आ गया। सबको ये क्लियर हो गई बात बच्चों? आगे बच्चों। कर आर वेक्टर तो स्टार्ट ही ओरिजिन से होगा ना। तो कहाँ करना है जीरो? आर वेक्टर पॉइंट थोड़ी है, आर वेक्टर तो एक लाइन है जो ओरिजिन से एक पॉइंट तक जा रही है। आपने आर को थोड़ी जीरो करना है। आर इज दिस, ओ से पी के बीच में एक लाइन। आर वेक्टर का मीनिंग ही होता है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? जो एक ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन बताए, किसके रिलेटिव? ओरिजिन के रिलेटिव। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा ना हमेशा आर वेक्टर, ठीक है। उसका मीनिंग ही होता है। क्लियर? 10th क्वेश्चन। डी तो अभी नहीं होगा, ठीक है ना। डी तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। डी वैसे आप उससे कर सकते थे, केमिस्ट्री एमवीआर। नॉट इक्वल टू जीरो आता है क्या? हाँ तो बस ठीक है, मतलब फिर डी ऑप्शन नहीं है, बस बात खत्म। डी देखो, बी बहुत अच्छी ऑप्शन है। इनफैक्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ना उसकी हेल्प भी मिलेगी हमें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/2 and 4। देखो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको दे दिया, तो देखो क्या करना है आपको। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों?
1/2, 1/4। अगेन बच्चों वही वाली बात, वेलोसिटी वेक्टर कहाँ बनेगा, इसी पॉइंट पे बनेगा। और वो वेलोसिटी वेक्टर है क्या, वो आपने निकाल ही लिया। क्या आता है वेक्टर, इज इट 4i का प्लस 4j का? बोलो, ये ऐसे निकलेगा ना, y = x², dy/dx = 2x dx/dt। तो ये 2 × हाफ dx/dt आई थिंक 4 के वन है, तो dy/dt भी 4 आ गया, करेक्ट। तो ये रेड वाला वेक्टर क्या बन गया, रेड वाला वेक्टर आपका बन गया 4i का प्लस 4j का। मतलब इसका एंगल क्या हुआ, 45। मतलब बच्चों आपको, अब आपको बता, ये पूछा गया है कि ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो किस लाइन के अलोंग लाई करता है। मतलब बच्चों आपको ये इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ये कौन सी लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू 1/2, 1/4 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45। लिख सकते हो इस तरह से करना, समझ गया। पैरेलल भी हो सकता था, बट अलोंग का मतलब तो ये है कि उसके पैरेलल, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर ही। हाँ वो भी कर सकते थे, बट मतलब अगर आपको एग्जैक्टली वो लाइन कहीं निकालने को आई जाए तो ये मेथड है ना, इसमें तो सीधा एंगल चेक करके काम चल सकता था। समझ गए बच्चों। टेंथ क्वेश्चन, two vectors, same parabolic path, same horizontal level. बच्चों कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ टर्म्स लिखनी है ध्यान से। आपको कहा है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनको आपने सेम वेलोसिटी से फायर किया। आपको ये नहीं बताया कि मतलब पहले एक फेंका, और आपको ये नहीं बताया कि दूसरा जो है वो कितनी देर बाद फेंका, वो तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ आपको ये बता दिया कि दूसरे पार्टिकल को फेंकने के 2 सेकंड्स के बाद क्या सिचुएशन है, कि वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। मतलब बच्चों एक बात समझो, आपको क्या पता है कि अभी तक ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है उसने कितना ट्रैवल किया, मतलब ये रेड पाथ 2 सेकंड्स में ट्रैवल हुआ, जो ये वाला पाथ है बच्चों ये कितने टाइम में ट्रैवल हुआ, ये कोई टाइम t है जो फर्स्ट पार्टिकल को एक्स्ट्रा मिला। ध्यान से सोचो, क्या ये वही वाला टाइम है जो फर्स्ट पार्टिकल को एक्स्ट्रा मिला, या जितनी देर बाद हमने सेकंड पार्टिकल को फेंका। इज दिस क्लियर? इसको मैंने कुछ भी कैपिटल टी बोल दिया।
तो बच्चों अच्छा, अगर बच्चों ये सिचुएशन है तो जो ये बाद वाला टाइम होगा बाय सिमेट्री, इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें भी 2 सेकंड ही लगेंगे। ओके, अब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? ये कैसा है? नहीं, ये 2 और ये 2 तो ठीक है, ये ऊपर वाला 2 है तो टी है। मतलब अभी तक हम क्या कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों? इट इज 4 प्लस टी, नथिंग एल्स, राइट? और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? वो क्वेश्चन में नहीं दी थी, ऑप्शन से हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई कि v इज द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। उसको कैसे यूज कर सकते हो आप? यस, तो v इंटू टी इक्वल्स 1। कैसे? ये जो डॉटेड जो दोनों पोजीशंस हैं उनके बीच का जो टाइम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम शुड बी इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां से आपके पास कैपिटल टी की वैल्यू आ गई व्हिच इज 1/v। तो अब आपके पास टाइम पीरियड क्या आ गया बच्चों? 4 प्लस 1/v। और रेंज क्या होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। क्या बन गया ये? 1 प्लस 4v बन गया। ए ऑप्शन आ गई बच्चों। व्हाट अबाउट बी ऑप्शन? बी कैसे बनेगा? हाफ टाइम से कैलकुलेट कर दिया 2 प्लस 4 1/2 प्लस 1/2। सेकंड हाफ में क्वेश्चन लगा सकते हैं रेशियो 0 से 3। फिर जहाँ हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फोकस की तो वहाँ पे 2 u sin थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट को आप लिख सकते हो एज 2u sin थीटा बाय g, और उससे मैक्सिमम हाइट निकालोगे आप, क्या बनती है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। मतलब उसको स्क्वायर करके कंपेयर करके बना सकते हैं सीधा सीधा कि क्या बनेगा एक्सप्रेशन। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? तो बी आंसर बनता है, आई थिंक बनता है। तो ए और बी तो बन गए। व्हाट अबाउट सी? सी तो वही लिख सकता है ना, मतलब मे भी हो, इस इंफॉर्मेशन से पक्का तो नहीं कह सकते कि वही होगा, राइट? तो वो ही नहीं सकता, मतलब वो सिर्फ नहीं हो सकता, तो वो ही नहीं सकता, उससे तो ज्यादा ही होना पड़ेगा, है ना? वो तो यहीं से क्लियर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 प्लस 1/v, तो 4 से ज्यादा ही होगा पक्का। सी नहीं हो सकता। डी, particles will reach the ground in an interval of time equal to 2 seconds. ठीक आंसर। मतलब what they are saying is कि कैपिटल T जो है वो 2 सेकंड। हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम कैपिटल T नहीं निकाल सकते। We cannot comment कि वो 2 होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट? तो इसको नहीं मान सकते। क्या आंसर बन गया इसका? क्लियर हो गया सबको? आगे बच्चों। सिक्सटींथ में आप सिर्फ एक गलती करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो साइन कॉस में आएगा, उसको टैन में कन्वर्ट कर लो बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मतलब आप जब निकालोगे एंगल ना, वो साइन थीटा टैन थीटा में आ रहा होगा, जस्ट कन्वर्ट इट। क्या? ये आंसर तो ठीक है इसका, थोड़ा मैथ्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी।
हाँ इसमें कंपोनेंट जो डिपेंडेंट लगा किसमें एक मिनट सबसे पहले तो ये बताओ जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके हिसाब से मैन स्विम कैसे कर रहा है मतलब वो परपेंडिकुलर अटेम्प्ट कर रहा है या परपेंडिकुलर ही जा रहा है परपेंडिकुलर जा रहा है फिर वो डाउनस्ट्रीम कैसे चला गया अच्छा ये अलग कंडीशन है ये लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है फर्स्ट पार्ट है कि अगर तो वो रिवर को क्रॉस ही ऐसे कर लेता है मतलब विदाउट एनी ड्रिफ्ट तब उसको टाइम लगता है t सेकेंड्स अब सेकेंड पार्ट ऑल टुगेदर अलग ले लो कि जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है ना वो रिवर में बस वैसे ही फ्लोट कर रहा है तो उसको जो टाइम लगा वो लगा कैपिटल T मतलब आप कंडीशंस क्या बनाओगे बच्चों इस केस में ऐसे स्विम करने के लिए जो टाइम लगता है हम क्या कहेंगे अगर वो u से स्विम कर रहा है एट एन एंगल थीटा क्या कंडीशन बनी u cos थीटा इज इक्वल टू b ना और टाइम t हुआ क्या d बाय u sin थीटा इसको चलो अभी ऐसे लिख लो बाद में कर देंगे सब्स्टिट्यूट और जो सेकंड सिचुएशन है सेकंड में बच्चों क्या कहा है आपको कि बस मैन कुछ नहीं कर रहा वो ऐसे रिवर के साथ साथ ही जा रहा है ठीक है वो मतलब ये ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन है कि वो रिवर के साथ साथ डी चला गया मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको क्या यू मैंने उल्टा लिख दिया है ना यहाँ पे आएगा u sin थीटा इक्वल टू v और इधर आएगा जैसे मतलब मैंने एंगल शो किया उसके हिसाब से इधर आएगा d बाई यू cos थीटा मानते हो है ना जो सेकंड पार्ट है उसकी इक्वेशन क्या बनी t इज इक्वल टू d बाई v अब क्या करोगे अब तो ये थीटा एलिमिनेट कर दो आपको क्या निकालना है रेशियो ऑफ मैन स्पीड एंड स्टिल वाटर मतलब u बाई v की रेशियो निकालनी है आपको वो लगा रहे मतलब क्लियर होना चाहिए तो ऐसे पता नहीं चलता मतलब आप कह रहे हो ऐसे लेना पड़ेगा मतलब और क्लियरली देना चाहिए ठीक है मान लो ये दिया है फिर तो बस कैलकुलेशन करो थीटा एलिमिनेट करो बन जाएगा आंसर एक बार दोबारा बताना समझ नहीं आ रहा कौन से फर्स्ट पार्ट है जब हम कह रहे हैं कि वो असली में परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है विदाउट एनी ड्रिफ्ट मतलब वो पूरा ऐसे चला रहा है अटेम्प्ट किधर को कर रहा था और चला सीधा गया सेकंड पार्ट है जब वो रिवर के अलोंग ही जा रहा है मतलब उसकी इससे में कोई वेलोसिटी है ना सेकंड में उसकी सारी वेलोसिटी रिवर के अलोंग है ठीक है जी आगे बताओ एक्चुअली ना इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम सिर्फ वही है जैसा लिखा हुआ है क्रॉसेस द रिवर ऑन द लाइन अगेन एंगल 45 तो 45 एक्चुअल है या अटेम्प्ट वाला है
एक्चुअल कि वो मतलब असली में उसने कुछ और एंगल रखा होगा, बट रिवर के इफेक्ट के बाद जो बन रहा है वो 45 बन रहा है। अगर आप उससे करोगे तो आंसर आता है। मतलब ये थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। होपफुली अगर आएगा तो बिल्कुल क्लियरली आएगा, और जैसे अगर ये लैंग्वेज पढ़ के नहीं क्लियर होगा कि वो अटेम्प्ट 45 पे कर रहा है या असली में जा 45 पे। समझ गए पॉइंट? क्वेश्चन था जिसमें उसका टेंथ वाला वेलोसिटी था, वहां पे मेंशन था कि वो रिलेटिव टू द रिवर। हाँ बाकी सारे क्वेश्चन से कुछ टेंशन नहीं है, तो उसमें ग्राउंड फ्रेम्स ही आंसर है। ठीक है, बट कोई वो नहीं है, चांस की बात है। 20th में CR यस सर। CR समझ नहीं आ रहा स्क्रीन की ठीक है CR दोनों सर इसमें ना पहले केस में आपके क्या उससे हुआ नहीं, फिर देखते हैं। CR इसमें ना एक प्रॉब्लम है, समझ गया क्या किया होगा आपने। देखो आपको कहा है कि कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन है और एक उसकी विंड स्क्रीन है। तो मान लो ये कार का बेस है जो कि आगे को जा रहा है, एक्सेलरेशन है से, विंड स्क्रीन आपको कहा है थीटा से इंक्लाइंड है। आपने विंड स्क्रीन कैसे दिखाई है? ऐसे ऐसे कौन सी विंड स्क्रीन होती है? क्या आप शीशे पे बैठ के कार चलाते हैं क्या? तो विंड स्क्रीन ऐसे दिखाओगे ना, सिर्फ वो पंगा पड़ा होगा। अगर आप ऐसे फिगर बनाओगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनसेक्ट पी स्क्रॉलिंग अप द स्क्रीन विद एक्सेलरेशन है, तो मतलब जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो इधर को है, ऐसे। समझ गए? फिर उसके ना सी आया था, फिर पीछे डी भी बन नहीं सर C से आ रहा है C से आ रहा है ना विंडो में इस वाले में इससे सही आएगा बिल्कुल। अभी करो, चलो कंफर्म कर लो। ये मैंने वैसे स्मॉल ए गलत लिख दिया, ये कैपिटल ए आएगा। ठीक है, तो और क्लियरली होना चाहिए था। और आईआईटी में आता हो तो मैं मेहनत करना पड़ जाता। थोड़ा तो है कंट्रोवर्शियल, वही जैसे आयुष ने बोला था, वो पीछे वाला टीचर हो या कार कोई है वाला। एक था ना एक टाइम, पता नहीं किसी ने ट्राई किया था, बोइंग में पता नहीं किसने, वो प्लेन का कंसेप्ट था कि वो सारा शीशे का होगा तरफ से, बट वो फिर इवेंचुअली टर्न आउट कि पैसेंजर्स को बहुत डर लगता था ऐसे बैठे हुए, तो क्रैश हो गया। हो गया बच्चों? आई थिंक इससे सी तो नहीं आ रहा, तो माइनस साइन आ जाएगा। हो गया क्लियर ना? चलो आगे। उसका आंसर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिया, मतलब एक है कि वो 90 डिग्री से। एक मिनट, ये हो गया मल्टीपल, ये क्या है, ये सिंगल मल्टीपल? हाँ सर वो डी ऑप्शन में ना बड़े की जगह पे छोटा है यार। नहीं,
वो तो आ रहा है अगर हम आई कैप जे कैप में देख रहे हैं बट अगर तो ऊपर पेडिकुलर स्पीड तो उसका रिजल्टेंट आ रहा है। मतलब ठीक है, नहीं यही है। क्या कह रहे थे कॉम्प्रिहेंशन में? 24 21. Relative velocity of car A with respect to car B is 30 meters 30 route 2 due northeast. मतलब velocity of A with respect to B is like this. 30 route 2 angle 45. Velocity of B 20 south. Velocity of C with respect to A 10 route 2 northwest. Speed of car C and its direction. Earth frame velocity C की पूछी है ना? देखो इसको बच्चों करने का बेस्ट तरीका क्या है? आप ना ऐसे लिखो, देखो VC A क्या हुआ? VC माइनस V है, राइट? और अब एक सेपरेटली लिखो V AB क्या हुआ? VA माइनस VB। तो जो आपका VC है दैट इज VCA प्लस VA। और इसको अब दूसरी साइड से देखो तो ये क्या बन गया? VCA प्लस VAB प्लस VB, राइट? तो आपको इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना है। तो मतलब जो हमने तीन वेक्टर्स बनाए हैं इन तीनों का रिजल्टेंट लेना है आपको। तो और अच्छी बात यह है कि सारे एंगल्स 45 वाले ही हैं। तो इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या बनेगा? अगर मैं कंपोनेंट्स ले लूं, देखो 30 इधर 30 ऊपर, ये पहला वेक्टर, इसके अंदर दूसरा वेक्टर 20 और इसके अंदर जो तीसरा वेक्टर है वो कैसे बन रहा है? 10 लेफ्ट को और 10 ऊपर को। तो क्या बचा? 20 ऊपर 20 राइट, तो 20 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट बन गया। अंडरस्टूड एवरीवन? तो मतलब ये छोटा सा ट्रिक था, मतलब है कुछ भी नहीं खास बात। कि कई बार होता है कि हम पहले एक पूरा निकालने लग जाते हैं कि हम कह रहे हैं कि ये पूरा निकाल लो फिर उसको उसमें पुट करो। आप पहले जनरल टर्म्स में लिख लो सारा ना, एक ही बार में कर दो सारा। ये सिंगल मल्टीपल खत्म हो गए बच्चों? मैट्रिक्स में कोई डाउट? सेकंड के डी का एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ये वाली होगी ना, डायगोनल। अब वो ठीक है, वो मैग्नीट्यूड। हमारी एक्सेलरेशन पॉसिबल है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v1 plus v2 by 2 वो मंडी मोशन में कर लो चाहे, हाँ उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो याद हो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन v1 plus v2 by 2 उससे भी हो जाएगा।
कॉम्प्रिहेंशन कौन सा? ये वाला परपेंडिकुलर वाला कह रहे हो? यार एक कराया तो था क्वेश्चन ऐसा, तो उससे और आसानी है। फर्स्ट सेकंड पार्ट अगर हो गए तो फिर तो बिल्कुल वही देखना है बस आपको कि अर्थ फ्रेम में बोल्ट कैसे जा रहा है। अर्थ फ्रेम में जो बोल्ट की मोशन दिखेगी आपको वो ऐसे कुछ ऊपर जाके नीचे आते हुए दिखेगी, बस वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना। एग्जैक्टली सेम एज जो हमने किया था वो प्लेटफॉर्म वाला। कॉम्प्रिहेंशन 2 बच्चों डन। 3 तो ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाई दिया था जो इसमें कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है ना। उसमें आंसर जैसे हमारा डायरेक्शन पूरे 90 डिग्री से कम आता है तो मैंने पीछे आंसर में उसको डाउन स्ट्रीम भी लिखा होता है एंड each पार्ट में 127 आता है तो उसमें क्या कह रहे हो कि मतलब जैसे डायरेक्शन जो उन्होंने लिखी है आप कह रहे हो कि अपस्ट्रीम के साथ लिखिए। एंगल के साथ तो मैंने कितना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। हाँ वही चीज, मतलब डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब हुआ कि रिवर के फ्लो के साथ, तो फिर वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन के साथ तो वो एक्यूट वाला बन जाएगा। जैसे भी जनरल में क्वेश्चन अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम तो मैं मतलब बिल्कुल उसके लॉन्ग ही होगी ना 0 डिग्री एंड नहीं उनका मतलब है कि एंगल अपस्ट्रीम के साथ है, ठीक है, ये नहीं उन्होंने कहा कि अपस्ट्रीम ही है। आगे बच्चों डन। इंटीजर का सेकंड so that it may hit the incline normally। अगर हम कह रहे हैं कि hits the inclined plane normally, इसका मतलब क्या हुआ? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 करना है, मतलब इस फिगर के हिसाब से उसका x कंपोनेंट 0 करना है, तो उससे आता नहीं। तो मतलब आप x डायरेक्शन वही चीज g sin वो भी उन्होंने करके दे दिया -g sin अल्फा -g cos अल्फा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा 2 v नॉट sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये टाइम आ गया। इस टाइम को जब आप x डायरेक्शन की इक्वेशन में पुट करोगे, और ये ध्यान रखना है कि x डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन है, मतलब आपने x डायरेक्शन में v = u + at पुट करके उसको 0 पुट कर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इंक्लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। आंसर नहीं आ रहा फिजिक्स आ रहा होगा। डन। Will they collide or not? कैसे चेक करोगे बच्चों? सीधा वर्टिकल कंपोनेंट्स देख लो, अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल तो इसमें है, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड। आपको देखो क्या चेक करना है, एक बार समझ लो बच्चों, कहीं गलती ना की हो। फर्स्ट स्टेप तो क्या करोगे आप, ए के फ्रेम में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी कि जो बी की रिलेटिव वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स है होनी चाहिए, वो इस केस में आ जाएगी। अगर मैं ए के फ्रेम में बी की वेलोसिटी निकालूं तो मुझे दिख रहा है दोनों के बाय कंपोनेंट्स से इक्वल है, तो ए के फ्रेम में बी की वेलोसिटी क्या आएगी देखो ध्यान से, ये 5 + 5√3 आ रही है, यस isn't it? यस। तो ए के फ्रेम में ए को लग रहा है कि बी उसकी तरफ आ रहा है 5 + 5√3 से। अगर हम इससे टाइम निकालें वो क्या आ गया 15/5 + 5√3, ठीक है। बस अब यहाँ से एकदम लगा कि तो फ्लाइट हो गया, क्या चीज चेक करनी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कहीं ये जो टाइम आया है
वो इन दोनों पार्टिकल्स के टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा तो नहीं आता, वो ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है, कि हम रिलेटिव वेलोसिटी से खतरनाक कर रहे हैं क्वेश्चन, हम ये स्टेप भी चेक करें, ठीक है। मतलब आपको क्या चेक करना है कि जो टाइम आया, टाइम ऑफ कोलिजन, वो टाइम ऑफ फ्लाइट से छोटा आना चाहिए। किसके टाइम ऑफ फ्लाइट से, ए या बी? जिसका पहले छोटा दोनों का सेम है, दोनों के वाई वेलोसिटी भी सेम है ना, तो इसमें जिसका छोटा जिसका बड़ा तो चक्कर ही नहीं है, सेम ही आएगा। अगर तो वाई कंपोनेंट सेम ही ना होता फिर तो कोलिजन सवाल ही नहीं ना, फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी एक ही तरफ आती ही ना, फिर तो कहीं ऐसे डेली आ जाती, फिर तो कोलिजन हो ही नहीं सकता, वहीं पे खत्म हो जाता क्वेश्चन। सीखने वाली बात क्या थी कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी एक ही तरफ आ भी गई तो भी टाइम चेक करना पड़ेगा। सर बॉडी अपनी किसी एक्सेलरेशन के ऊपर जा रही है और मैं अगर बॉडी को ड्रॉप करती हूँ तो जो बॉडी को सिर्फ व्हील मिलेगी, उसकी एक्सेलरेशन भी मिलेगी। बताओ बच्चों, अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से भी और वेलोसिटी भी, और उसको ड्रॉप कर दिया तो उसको ओरिजिनल बॉडी की वेलोसिटी मिलनी चाहिए, एक्सेलरेशन मिलनी चाहिए या दोनों? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। जैसे ही हमने बॉडी को अपने से अलग कर दिया, अब उसके ऊपर वो फोर्सेस लगनी तो बंद होगी ना, तो उसको वो वाली एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी। अब वो तो अलग बॉडी हो गई, तो उसकी एक्सेलरेशन तो जो उसका नया एफवीडी बनेगा उस पर डिपेंड है, राइट? So there's a next question have I desperate he balloon for next stone of यस, हाँ, तो उसकी जो stone की initial ना प्लस भी ले लिया माइनस भी ले वो आपका गलत हो रहा है, लिया yes मैंने भी चेक कर रहा था वो कि किसने कौन से गलत किया। हाँ, तो बलून ऊपर जा रहा है, बलून से हमने स्टोन को रिलीज किया, ठीक है क्वेश्चन। तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जो बलून की है? तो वो प्लस हो गई ना। और सर एक में क्वेश्चन ये भी था कि डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ इस लैंग्वेज में दिक्कत होगी। समझो, जब हम कहते हैं मास डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, लेट्स से इसका क्या मतलब है? इंक्रीज बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि समझना ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तब तो 1/4 से कहते हैं हम। इसमें कहा ही है कि डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अगर तो कहा था इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर लेट्स से, तो आप क्या कहते हैं? फिर 1/4। excuse me sir
Sir, the screen is not visible. Excuse me, sir.
मैंने ना इसलिए अभी किसी को कहा नहीं है कि हाँ भाई घर से लगाओ, मैंने कहा है कि एक्सपेरिमेंटल मोड ही चल रहा है अभी, तो मिस हो जाता है कुछ ना कुछ। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, खाली। हाँ जी, अब ये जो क्रेट है इसका एफबीटी कैसा होगा? इसका खुद का कैपिटल एम जी, और इसके ऊपर से थ्रेड आ रहा है टेंशन टी, और जो नॉर्मल रिएक्शन था उसके ऊपर ऐसे लग रहा होगा N। नहीं, अब तो हम क्रेट का इंडिविजुअली बना रहे हैं ना एफबीटी, तो हम देख रहे हैं कि क्रेट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस बाहर से लगी, जो आप कह रहे हो वो भी हम करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा, कब नहीं देना, ठीक है? पर्सन का मास है ना, मैन तो क्रेट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, एमजी को लगा रहा है। प्लीज रिमेंबर, एमजी कौन लगाता है? अर्थ लगाती है ना, हम भी लगाते हैं एमजी अपना किसी के ऊपर, राइट? तो ये एफबीटीज हैं, इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय मैन ऑफ द रोड, टेंशन। जब आप ये दोनों इक्वेशन बनाओगे ना, उसको ऐड करोगे तो n कट जाता है, तो उससे t आ जाएगा। क्या कह रहे हो 30th में? वो अप्रोक्सीमेटली इतना होता होगा, ठीक है। और अच्छा 29 समझ आ गया सबको? ये भी बिल्कुल वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, कि ये जो ऊपर वाला थ्रेड है उसमें सारे में सेम टेंशन हुई थी, उससे हो जाएगा। अभी 3 नहीं कर रहा मैं, ठीक है? ये हो गया, क्लियर हो गया बच्चों सबको? ट्वेंटी वन जो पॉइंट सी है उसका, उस पे फोर्सेस बैलेंस कर दो। लेंथ तो आपको सिर्फ एंगल निकालने के लिए दिए, मतलब आपको ये दे दिया ना कि जो स्ट्रिंग है ये लेंथ 0.5 है, ये 0.3 है, इस हिसाब से बस एंगल निकल आएगा। हाँ जी, अभी आगे आएगा, फिलहाल तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो गया बच्चों, समझ आ गया? ओके, अब जो हम बच्चों क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला, सबका आंसर निकल आया था इसका? हाँ पता है मुझे। तो इसमें आपको नॉर्मल मेथड तो करना आ गया, मैंने आपको कहा था कि शॉर्टकट मेथड ढूंढो, एक स्टेप में आ जाए आंसर, किसी को आया समझ? अगर आप आंसर देखते ना, उस आंसर से इटसेल्फ हिंट मिल रहा था कि आंसर के अंदर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो हमें कोई डायरेक्शन ऐसी लेनी थी जिस डायरेक्शन के अंदर एंगल अल्फा प्लस बीटा आ जाए, ठीक है? वो डायरेक्शन देखो क्या बनती है। अगर याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स वाई एक्सिस तो हमारे हाथ में है, कोई भी ले सकते हैं, दो परपेंडिकुलर। अगर मैं अपनी एक्सिस ये ब्लू वाली एक्सिस ले लूं, T1 के अलावा, नहीं सॉरी, मतलब ये T2 के परपेंडिकुलर ले लूं, तो क्या होगा? मैंने एक ऐसी डायरेक्शन ले ली बच्चों
जो कि T2 के परपेंडिकुलर है, वो T1 के पैरेलल नहीं है, वो T2 के परपेंडिकुलर है। मैंने क्यों लिया डायरेक्शन? What was the logic behind taking a direction which is perpendicular to T2? नहीं, मुझे पहले थोड़ी पता है भाई। अगर मेरे को एक स्टेप पे निकालना है तो मुझे कोई ऐसी डायरेक्शन चाहिए ना जहां पे T2 पर रोल ही ना आए। अगर मैं एक ऐसी डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करूंगा जहां T2 का रोल ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वहां एक स्टेप में आंसर आएगा ही आएगा। अभी क्यों दो स्टेप लग रहे थे? क्योंकि मेरी दो इक्वेशंस में T1 T2 आ रहा था। तो मैंने क्या चूज किया? एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें T2 आएगी ना, तो वो डायरेक्शन हमने क्या ली? परपेंडिकुलर टू T2, ये ब्लू लाइन। ठीक है, अब इसमें अगर हम एंगल्स देखें, ये वाला एंगल तो बीटा है ना, वही तो परपेंडिकुलर वाला मैंने आपको लॉजिक सिखाया था, तो ये नीचे वाला एंगल बीटा होगा। ये जो छोटा सा एंगल है, ये देखो ये क्या बनेगा, कैसे निकालोगे इसको? अल्फा प्लस दिस एंगल प्लस, देखो ये जो अल्फा है बच्चों, प्लस जो इसके साथ वाला एंगल है, वो किसके इक्वल कह सकते हो आप? शुड दैट बी इक्वल टू 90 माइनस बीटा? सोच लो एक बार, सारे फिगर ड्रॉ करो, एक बार निकाल लो, लिख लो यार। Of course there are multiple ways, किसी भी तरीके से एंगल निकाल सकते हो, है ना? जो भी आपको सही लगे। लिख लिया? तो एंगल सबको समझ आ गया कैसे लिखा है? जैसे मैंने जो लिखा है एंगल, तो किस तरह लिखा है? ये पूरा एंगल 180 है ना, तो 180 माइनस बीटा माइनस 90 माइनस अल्फा, तो क्या बन गया? 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। आया समझ? अब क्या करोगे? इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट्स इक्वेट कर दो। इस डायरेक्शन के अलोंग T1 का कंपोनेंट क्या होगा? T1 into cos of 90 minus alpha plus beta। T1 का इसके अलोंग कंपोनेंट T1 cos of 90 minus alpha plus beta, वो क्या बन गया? T1 sin alpha plus beta is equal to, यहाँ पे ये क्या था? mg, mg था ना T3, equal to mg cos beta। आ गया आंसर? अब T2 निकालने के लिए क्या करना होगा? फिर एक और डायरेक्शन लो जो T1 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में उतना कोई परफेक्ट नहीं था, सीधा ही निकल रहा है, बट ऐसे ही मैंने आपको दिया था कि मतलब वो तो आंसर देख के मैंने आपको कहा था कि हाँ करो।
तो आंसर निकल ही आता है, उसके फिर आप क्यों करोगे आईडी तो, ठीक है। बट ये फिजिक्स में हमेशा ऐसे होता है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा सोच लो जिसमें हमें 2 इक्वेशंस 3 इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, उसके लिए हमेशा एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है जिससे कि वो एक सिंगल स्टेप में क्वेश्चन हो, ठीक है। और हम बहुत बार हो सकता है हम उसको ना सोच पाए, बट हमेशा शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। मैंने बिल्कुल ऐसे किया था, फिर मुझे लगा इसमें तो लग ही रहेगा, तो क्या अंदर हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बच्चों आपने शायद क्वेश्चन में भी कई जगह लिखा होगा, लिखा होता है बहुत जगह केजी वेट लिखा होता है। यस सर। केजी वेट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ 1 केजी, ठीक है, या फिर फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 केजी, वो कितनी होती है? 10, मतलब 10 नहीं याद रखना, mg, ठीक है। ठीक, अगर कभी भी केजी वेट लिखा है उसका मतलब क्या है कि उस मास के करस्पॉन्डिंग फोर्स, तो 1 केजी वेट क्या बन गया? वेट ऑफ 1 केजी मतलब 1 * g। तो ये ध्यान रखना है कि जब केजी वेट में दिया हो, केजी वेट में कौन सी क्वांटिटी दी होगी आपको? फोर्स, ठीक है ना, दिस इज फोर्स। तो आपको अगर कहीं कहा है कि फोर्स ऑफ 5 केजी वेट, व्हाट डज दैट मीन? 50 या 49 जो भी बनता है उतना नहीं। हाँ, मतलब 1 केजी वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, जैसे हमने लास्ट टाइम जो सीखा था एसपीटी बनाना, तो हम इंडिविजुअल बॉडी का एसपीटी बना रहे हैं, याद है सबको? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें एक इंडिविजुअल बॉडी का ही एसपीटी बनाना है, हम एक कंबाइंड बॉडी का भी एसपीटी बना सकते हैं। जैसे कि वही बात कि बैग है, बैग के अंदर बुक्स है, ठीक है, तो मैं क्यूमुलेटिव इस बैग का एफबीडी भी बना विदाउट बॉदरिंग अबाउट इसके अंदर क्या है। मुझे सिर्फ क्या सोचना होगा, इस बैग के ऊपर बाहर से कितनी, समझ आया? तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली बच्चों? उसको हम कहते हैं एफबीडी ऑफ अ सिस्टम। अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या था? एफबीडी ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, है ना। अब हम बात करेंगे एफबीडी ऑफ सिस्टम की। तो मुझे प्लीज माइंड में रखना, केजी वेट इज यूनिट ऑफ फोर्स। कई बार ना हम जल्दबाजी में उसको, क्योंकि केजी लिख जाते हैं हम उसको मास ही समझ लेते हैं, हम कहते हैं डब्ल्यूडी ऐसे लिखा होगा, नहीं, ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो मतलब जब हम एक सिस्टम के एफबीडी की बात करते हैं, ठीक है, सिस्टम का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या होता है? इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर बॉडीज, ठीक है। सिस्टम और बॉडी में सिर्फ ये फर्क है कि एक सिस्टम के अंदर आपके 2 से ज्यादा बॉडीज भी हो, इंडिविजुअल बॉडी तो एक ही हो। तो बच्चों जब हम कहते हैं कि हम एक सिस्टम का एफबीडी बना रहे हैं, इसका मीनिंग है कि हम वही लॉजिक कि उस सिस्टम को उसके सराउंडिंग से अलग कर दो और देख लो इसके ऊपर बाहर से क्या प्रोसेस करनी है। बट ध्यान ये रखना है कि आप उस सिस्टम के अंदर नहीं देखोगे, आपको मतलब ही नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि आपने उसको एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, इससे कि अंदर का वो दिखना बंद हो गया आपको, आप सिर्फ उसके ऊपर बाहर से जो फोर्सेस कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस बैग को एक सिस्टम मानूं और उसका एफबीडी बना दूं, तो मेरे एफबीडी में क्या कुछ आएगा? मतलब जैसे यहाँ पर है, तो इसके एफबीडी में क्या कुछ आएगा? पूरा इसके ऊपर में टोटल इसका एमजी लग रहा होगा पीछे को, और एक नॉर्मल जो फ्लोर से आ रहा है, अगर जैसे ये टेबल से टच कर रहा है तो टेबल का नॉर्मल क्या है। क्या ये बात समझ आई? अंदर क्या है हम उसको देखेंगे। अगर अंदर वाले किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, अंदर वाले किसी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, तो अगर तो बाहर से लग रही है तो आप उसका ऐसे दिखा दोगे बस, ठीक है। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि
मतलब जैसे अगर इस बैग के अंदर से मान लो मैंने ऐसे कुछ इसको पकड़ लिया, अंदर के कपड़े से पकड़ के खींच लिया, तो ये फोर्स दिख तो आपको बाहर से भी रही है ना, तो आपने उसको दिखाना है। ठीक है, बॉडी के किस पॉइंट पे लगी इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि वो लगनी बाहर से, बस ये एक वाली प्रोसेस है। तो व्हाट इज सिस्टम, ग्रुप ऑफ बॉडीज। चलो ये फिर नेक्स्ट टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अगली बार के लिए क्या करोगे, 3A कर लेना ए पार्ट, कुछ लोग तो कर ही चुके हो, फिर डिस्कस करो, मैं दिया ही था। ठीक है चलो।